तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आज की कहानी शुरू करूं उससे पहले आप लोगों में से कई लोगों के मैसेजेस आए थे इंस्टाग्राम पे और उन तमाम मैसेजों में एक चीज़ कॉमन थी, एक क्वेश्चन कॉमन था पंजाब में एक घटना को लेके। और ये कहा गया कि इस घटना में सच्चाई कितनी है आप अपने स्तर पर पता कीजिए और क्या फैक्ट है वो हमारे सामने रखिए। तो आज शुरुआत में मुझे लगा कि इस चीज़ को आपके सामने क्लियर कर देना चाहिए। दरअसल पंजाब में एक जगह लगती है मानसा और इसी मानसा में एक गाँव है कोटली कला। इसी कोटली कला गांव के रहने वाले अमृतपाल सिंह, नौजवान एकदम, उनका ड्रीम था सेना में जाने का। संजोग से अग्निवीर के तहत उनका सिलेक्शन हुआ। सिलेक्शन होने के बाद इसी साल जनवरी महीने में वो जाते हैं और ड्यूटी ज्वाइन कर लेते हैं। अब ड्यूटी ज्वाइन करते हैं। ज्वाइन करने के बाद जम्मू कश्मीर में उनकी पोस्टिंग 8 महीने तक उन्होंने ड्यूटी की और अचानक से इसी अक्टूबर महीने में उनके घर पर एक फ़ोन आता है। फ़ोन उनके डिपार्टमेंट से था और डिपार्टमेंट वाले बताते हैं कि आपके लड़के की मौत हो गई है। अब जैसे ही ये खबर आती है कि उनके बेटे की मौत हो गई तो दो ही चीज़ें दिमाग में आई। पहला तो सवाल था कि कैसे, और दूसरा फिर पिता और माता की आंखें अब अपने बेटे की डेड बॉडी का इंतज़ार कर रही। और इंतज़ार था जो चीज़ें उन्होंने बाकी जगहों पे देखी थी, सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब वीडियोज़ के माध्यम से, मूवीज़ में, कि एक जवान जब ऑन ड्यूटी मरता है, उसकी मौत होती है, तो फिर वो आता कैसे है। बाकायदा सेना की गाड़ी आती है, पूरा सेना का लाव लश्कर होता है, बड़े बड़े पॉलिटिशियन गाड़ी के आगे पीछे घूमते हैं, शहीद का दर्जा मिलता है, तमाम तरह से लोग गुणगान करते हैं, जयकारा लगाया जाता है। उसके बाद फिर सेना की मौजूदगी में अंतिम संस्कार होता है। अब पिता ये चीज़ इंतज़ार कर रहा, रास्ता देख रहा। संजोग से थोड़े टाइम बाद बॉडी आती तो है, लेकिन जो कल्पनाएँ थी और जो इच्छाएँ थी उस हिसाब से नहीं। बॉडी एक प्राइवेट एम्बुलेंस में नॉर्मल कफन में लिपटी हुई आती है। अब ये चीज़ जब पिता माता और गांव के बाकी लोग देखते हैं तो देखने के बाद एक तो जवान बेटे की लाश ऊपर से ऐसे आना, उन्हें कुछ समझ नहीं आया। बहरहाल पहली प्राथमिकता ये थी कि अंतिम संस्कार हो, तो उन्होंने फिर अमृतपाल सिंह का अंतिम संस्कार किया। उसके बाद ये बात जो थी कि बॉडी ऐसे आई, फ़ौरन सोशल मीडिया के माध्यम से अलग अलग जगहों पर फैली। इसके बाद फिर इस पर चर्चाएँ होने लगी कि जो अमृतपाल सिंह जी थे, उनकी जो एक तरह से भर्ती हुई थी, उनका जो सिलेक्शन हुआ था वो अग्निवीर योजना के तहत हुआ था। इसी वजह से इनके साथ पक्षपात हुआ। अगर किसी और योजना के तहत होता और नॉर्मल भर्ती जैसे पहले होती थी, अगर वैसे हुआ होता तो सूरत हाल में बाकायदा सारी चीज़ें होती, गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता, बाकायदा सलामी होती, उसके बाद अंतिम संस्कार। अब चूँकि ये अग्निवीर योजना के तहत गए थे इसलिए इनको नॉर्मल एक प्राइवेट एम्बुलेंस से भेजा गया। अब ये चीज़ें जब लगातार आने लगी मीडिया के सामने तो यहीं फिर ये सवाल आता है कि आखिर अंतिम संस्कार में जैसे बाकी शहीदों के साथ होता है वैसा अमृतपाल सिंह के साथ क्यों नहीं हुआ और उन्हें शहीद का दर्जा क्यों नहीं मिला। तो इस सवाल का जो जवाब सही दिया है वो इंडियन आर्मी ने खुद दिया है और बताया कि शहीद का दर्जा मिलने की कुछ कैटेगरीज हैं और किन सूरत हाल में शहीद का दर्जा नहीं मिलता उसके कुछ नियम हैं। अगर कोई आदमी किसी एक्सीडेंट में मर जाए, यानी कोई सेना का जवान उसकी मौत एक्सीडेंट में हो या फिर दुश्मन की गोली से हो, दुश्मन से लड़ते हुए हो, तो ऐसी सूरत हाल में उसे शहीद का दर्जा मिलेगा। भले ही वो चाहे जिस वजह से सेना में गया हो, चाहे अग्निवीर योजना के तहत गया हो, चाहे कोई और भर्ती या फिर कोई और चीज़। लेकिन कभी ऐसा अगर हो कि जो जवान हो उसकी खुद की गलती की वजह से, जैसे उसने अपनी बंदूक साफ करनी चाहिए और फायर हो गया, या फिर उसने खुद को हार्म कर लिया, नुकसान कर लिया, उस वजह से उसकी मौत हो गई, या फिर उसने सुसाइड कर लिया, तो इन तमाम कंडीशनों में फिर शहीद का दर्जा नहीं मिलता, तब उसको एक नॉर्मल मौत मानी जाती है और ऐसी चीज़ों में गार्ड ऑफ ऑनर नहीं मिलता। साथ ही जो इंडियन आर्मी है उसने फिर 1967 का एक कानून दिखाया जिस कानून में इस बात का पूरा उल्लेख है। अब चूँकि जो अमृतपाल सिंह थे, इनकी जो मौत हुई थी, जो सेना कह रही है वो सुसाइड कह रही है, और जो अभी तक रिपोर्ट आई है वो अमृतपाल सिंह की जो मौत है वो उन्हीं की सर्विस राइफल की वजह से हुई है। इस वजह से इसको सुसाइड माना गया और सेल्फ हार्म की वजह से इनकी मौत हुई, इसलिए शहादत का दर्जा नहीं दिया गया। इसमें न किसी अग्निवीर योजना के तहत पक्षपात हुआ है, न ही इसमें कोई और बात है। इसमें बात इतनी सी है कि शहीद का दर्जा पाने के लिए भी कुछ कैटेगरीज होती हैं और इनकी मौत उन पैमानों पे खरी नहीं उतरी थी। बहरहाल अब पिता की भी बातें जायज़ हैं कि चाहे साफ करते वक्त हुई, चाहे जैसे हुई, लेकिन मौत तो सेना में हुई, तो कहीं ना कहीं सम्मान मिलना चाहिए। अब इस मामले पे आपकी क्या राय है, आप भी ज़रूर अपना विचार रखिएगा, क्योंकि हमारे आपके विचार से ही देश चलता है। खैर, ये सवाल था आप लोगों का, मुझे लगा आप लोगों तक इसका सही जवाब पहुंचाना चाहिए। अब आते हैं आज की कहानी का रुख करते हैं।
और आज की कहानी की बात करूं तो आज की कहानी एक ऐसी कहानी है जिस कहानी में आप एक चीज़ देखेंगे कि जब किसी चीज़ की अति बढ़ जाती है तो उसका जो परिणाम होता है वो बहुत खौफनाक होता है। तो सीधा सीधा इस कहानी का रुख करते हैं और इस कहानी की जो शुरुआत होती है वो होती है उत्तर प्रदेश के रायबरेली से। रायबरेली में एक थाना गुरबख्शगंज, और इसी गुरबख्शगंज थाने में एक जगह लगती है रामनगर दाऊदपुर। बात इसी पिछले महीने की है, अगस्त की। दरअसल अगस्त महीने में एक उसी गांव में परिवार रहा करता था। परिवार के एक मुखिया जिनका नाम मेड़ीलाल, उम्र लगभग 60-65 साल। परिवार में बाकी बच्चे भी बड़े हो गए थे, अपनी जिम्मेदारी उठा रहे थे। लेकिन अभी 19-20 तारीख की बात है, 19-20 अगस्त की। मेड़ीलाल अपने घर से निकलते हैं। निकलने के बाद वापस लौट के नहीं आते। अब वापस लौट के नहीं आते तो फिर परिवार वालों को लगा कि शायद कहीं बैठ गए होंगे किसी के पास। लेकिन इधर जब धीरे धीरे शाम हुई, परिवार वाले परेशान। उसके बाद फिर खोजबीन शुरू हुई। खोजबीन करने के दौरान भी कहीं से कुछ खबर नहीं लगी। अब जब खोजबीन करने के दौरान भी कहीं से कुछ खबर नहीं लगी तो फिर इधर गांव में भी हड़कंप मच गई कि मेड़ीलाल कहीं चले गए, कहीं गायब हो गए। इसके बाद अब पूरे गांव वाले खोज रहे हैं। देखते देखते पूरी रात गुजर गई और जो मेड़ीलाल थे उनका कहीं कुछ पता नहीं चला। इधर पूरी एक रात गुजर गई, मेड़ीलाल का कुछ पता नहीं। गाँव वाले परेशान हैं, घर वाले का रो रो के बुरा हाल। जो बेटे थे उधर उधर भटक रहे हैं, अपने पिता को खोज रहे हैं। लेकिन इसी बीच जैसे 21 तारीख होती है, एक खेत था, उसी खेत के बगल एक झाड़ी थी। उसी झाड़ी में एक शव मिलने की सूचना मिलती है। अब जैसे ही गांव के एक शख्स ने उस शव को देखा, देखने के बाद बेचारा भागा भागा गांव में आया और आने के बाद बताता है कि मेड़ीलाल की डेड बॉडी जो है वहाँ झाड़ियों में पड़ी हुई है। अब ये चीज़ जैसे ही गाँव वाले सुनते हैं, जैसे घर वाले सुनते हैं, बदहवास भागे भागे उस झाड़ी के पास पहुँचे। पहुँचने के बाद जब बॉडी देखते हैं तो बॉडी पे ज़्यादा कुछ था नहीं, लेकिन जो मेड़ीलाल की गर्दन थी उस गर्दन पे कुछ रगड़ के निशान थे और साथ ही सीने पे भी कुछ चोट के निशान। अब ये चीज़ जैसे घर वाले देखते हैं, जैसे गांव वाले देखते हैं, फ़ौरन उन्हें लग गया कि मेड़ीलाल के साथ कोई हादसा हुआ है। अब जब ये चीज़ लगी तो फिर फ़ौरन पुलिस को फ़ोन गया। पुलिस वाले भी मौका वारदात पे पहुँचे, फ़ौरन बॉडी देखी। देखने के बाद पुलिस वालों को भी लगने लगा कि जारी सी बात है, जिस हिसाब से गर्दन पे चोट के निशान है, जिस हिसाब से सीने पे चोट के निशान है, इस आदमी के साथ कोई हादसा जरूर हुआ है। फ़ौरन बॉडी कब्जे में लिया गया, बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पोस्टमार्टम पे भेजने के बाद फिर पुलिस वालों ने परिवार वालों से कहा कि आप कंप्लेन दर्ज करवाइए। इसके बाद कंप्लेन दर्ज हुई। इतनी ही देर में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्लियरली मेंशन था कि इस आदमी को किसी ने पीट पीट के और फिर अंत में गर्दन दबा के मारा है। अब ये चीज़ जैसे गांव में फैली कि एक शख्स जिसका गर्दन दबा के कत्ल कर दिया गया, गांव में एक तरह से हड़कंप मच गई। दिनों रात इसी केस की चर्चा। एक अच्छा भला आदमी, उसका कत्ल कौन कर देगा। पुलिस वालों के पास कंप्लेन थी, पुलिस वाले भी जांच पड़ताल में जुटे। तो जांच पड़ताल में जुटने के बाद सबसे पहले उन्होंने क्राइम सीन को चेक करना शुरू किया कि क्राइम सीन के पास से क्या कुछ मिलता है, क्या कुछ नहीं मिलता है। बॉडी यहाँ पे आई है तो कैसे आई है, किसी के आने जाने के कोई सबूत, कोई सुराग मिल जाए तो मामला बन जाएगा। तो जब पुलिस वालों ने क्राइम सीन को बाकायदा चेक किया तो चेक करने के दौरान क्राइम सीन से कोई भी ऐसी चीज़ या फिर कोई भी ऐसी बात मिली ही नहीं जिससे इस केस में थोड़ी भी बात आगे बढ़े। इधर जब वहाँ से कुछ नहीं मिला तो फिर पुलिस वालों को लगा कि काम करते हैं, जो परिवार वाले हैं एक बार उनसे पूछताछ करते हैं। इसके बाद मेड़ीलाल के घर वालों से पूछताछ हुई। एक तरफ पुलिस वालों के जहन में यह भी बात आई कि कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रॉपर्टी या फिर किसी चीज़ की लालच में परिवार वालों ने ही कर दिया हो। लिहाजा एक तरफ शक की सुई परिवार वालों के भी ऊपर, एक तरफ कुछ कहा भी नहीं जा सकता कि किसने किया, क्यों किया। तो सबसे पहले पुलिस वालों ने जो बेटा था उससे पूछताछ करनी शुरू की कि आपके पिता का नेचर कैसा था, किसी से ज़मीन वगैरह को लेके कोई विवाद तो नहीं, किसी से प्रॉपर्टी वगैरह को लेके कोई झगड़ा तो नहीं। अब ये तमाम सवाल जब बेटे से पूछा गया तो बेटे ने कहा कि मेरे पिता का तो नेचर बहुत शालीन था, वो ज़मीन वगैरह से ज़्यादा मतलब भी नहीं रखते थे। लगभग खेती बाड़ी का जितना काम वो मैं खुद देखता था, तो फिर मेरे पिता की ज़मीन और प्रॉपर्टी को लेके किसी से क्या दुश्मनी होगी। अब ये चीज़ जब हुआ तो फिर पूछा गया कि परिवार में किसी से कोई कलह तो नहीं। तो जब ये चीज़ पूछी गई तो फिर बेटे ने कहा कि नहीं, हम लोग तो बड़े अच्छे मन से रहा करते थे, हमारी किसी से कोई वाद विवाद या फिर आपस में कभी कोई लड़ाई हुई ही नहीं। अब ये तमाम चीज़ जब बेटा कहता रहता है, पुलिस वाले सुनते रहते हैं,
तो फिर पुलिस वालों के मन में एक डाउट होता है कि ऐसे कैसे हो सकता है। एक आदमी अगर उसका कत्ल हुआ है, वो भी गांव का मामला है, किसान आदमी है, तो अगर घर से कोई विवाद नहीं, बाहर से कोई विवाद नहीं, तो कत्ल करेगा कौन? अब ये चीज़ें जब पुलिस वाले सोचते हैं तो पुलिस वालों के मन में परिवार के ऊपर डाउट और बढ़ता है। पुलिस वालों को लगा कि अब शायद परिवार वालों से पूछने पे वो जानकारी नहीं मिलेगी, इसलिए पुलिस वालों का जो एक पुराना हथकंडा होता है कि गांव में फैलना, कुछ लोगों को भरोसे में लेना, जैसे किसी का कोई मामला है तो उसमें कहना कि आप इसमें मेरी मदद करो, हम उसमें आपकी मदद कर देंगे। अब आमतौर पे आपका कोई मामला हो और आपसे कोई पुलिस वाला कहे कि आप इस केस में हमें जानकारी दो और उस मामले में हम आपका पक्ष रखेंगे, तो ऐसे सूरत हाल में आदमी खुद जाता है, खुद पता कर लेता है लगभग चीज़ें कि चाहे जैसे अगर पुलिस वाले कह रहे हैं तो इनकी दोस्ती ही फ़ायदेमंद है। हालांकि फ़ायदेमंद तो ना दोस्ती होती है ना दुश्मनी होती है, लेकिन अगर आपका कोई मामला है तो ऐसे हाल में आप पुलिस वालों की दोस्ती ही चाहेंगे। तो पुलिस वालों का एक बड़ा पुराना तरीका होता है, जब किसी मामले में, खासकर गाँव वालों के मामले में जब कोई चीज़ नहीं मिलती तो फिर पुलिस वाले ऐसे शख्स को खोजते हैं जिसका कोई मामला हो। उसके बाद फिर उससे एक तरह से डील करते हैं कि अगर इस मामले में कुछ गुप्त जानकारियां हैं और अगर वो तुम निकाल के दोगे तो तुम्हारे मामले में तुम्हारी मदद करेंगे, और अगर नहीं निकालोगे तो फिर जैसे आमतौर पे हम देखते हैं उस हिसाब से देखेंगे और तुम्हें दिक्कत हो जाएगी। तो इस केस में भी पुलिस वालों ने अब आसपास के लोगों को एक तरह से भरोसे में लेना शुरू किया। गाँव के बड़े बुजुर्गों को, गाँव के ऐसे लोग जो हर चौराहों पर बैठते थे, ऐसे लोग जो गांव के बारे में खबर रखते थे, गांव के हर एक घर में क्या बन रहा है ऐसी चीज़ों की जानकारी रखते थे। अब ऐसे लोगों को भरोसे में लेने के बाद फिर पुलिस वाले पूछताछ शुरू करते हैं। सबसे पहले पूछते हैं कि क्या इस शख्स की किसी से कोई दुश्मनी, या फिर कभी किसी ने कोई धमकी वगैरह दी हो, या फिर किसी से कहीं कोई बात विवाद, किसी पार्टी में, किसी शादी समारोह में कहीं जाने के बाद कुछ हुआ हो। अब ये तमाम सवाल जब उन लोगों से पूछे गए तो उन लोगों ने कहा कि नहीं, ये आदमी ज़्यादा दुनियादारी से मतलब भी नहीं रखता था, अपनी दुनिया में मस्त रहता था। इसके बाद फिर पुलिस वालों ने पूछा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बेटे ने ही प्रॉपर्टी के लालच में कुछ किया हो, आप लोगों को क्या लगता है? इस पे गांव वालों ने कहा कि बेटा भी बड़ा अच्छा था, अपने पिता की बड़ी इज्जत करता था, अब बेटा ऐसा क्यों करेगा, आज तक तो हमें कोई मोटिव समझ नहीं आया, और लगभग खेती बाड़ी भी बेटा ही देखता था, पिता कहीं विरोध भी नहीं करता था। अब इसके बाद फिर पुलिस वाले पूछते हैं कि क्या कोई ऐसी जानकारी है जो आप लोगों को हो और हमको ना पता हो, जो आपको शायद लगता हो कि केस में कुछ मदद नहीं करेगा लेकिन हो सकता है कर दे। यानी किसी आदमी से दुश्मनी ना सही, किसी आदमी से बहुत गहरी दोस्ती हो, किसी महिला से बहुत लगाव हो, या फिर कोई और मामला। अब ये सवाल जब पुलिस वाले पूछते हैं तब जाके गांव वालों के जहन में एक और बात याद आती है जो शायद पुलिस वालों के सामने अब तक उन्होंने बोलना जरूरी नहीं समझा था। दरअसल जब पुलिस वाले पूछते हैं कि क्या किसी महिला से भी कोई संबंध या फिर कोई दोस्ती या फिर किसी घर पे बहुत आना जाना हो, तो जब ये सवाल पूछा गया तो फिर कुछ लोगों ने बताया कि एक महिला है जिसका नाम है गीता। ये महिला इस आदमी के साथ रिलेशन में है और इसी आदमी की वजह से गांव में ही रह रही, नहीं तो इस गांव में उस महिला के रहने का कोई मतलब नहीं। अब ये चीज़ जब पुलिस वाले सुनते हैं, सुनने के बाद उन्हें भी लगा कि ये क्या माजरा है। अब इसके बाद जब बात हुई कि और बातें बताइए, तब वो लोग कहते हैं कि आप खुद गीता से पूछ लीजिए। अब पहली बार किसी का नाम निकल के सामने आया था। अब तक सारे लोगों को गांव वाले और आसपास के लोग क्लीन चिट दे रहे थे, लेकिन एक ऐसा नाम था जिस पे गांव वाले खुद कह रहे थे कि एक बार इनसे पूछिए। फौरन पुलिस की एक टीम गीता के पास जाती है, गीता को उठाती है, थाने लेके आती है और नॉर्मली अपनी पूछताछ शुरू करती है। सबसे पहले पूछती है कि आप इस शख्स की क्या लगती हैं, आपका इस शख्स से क्या लेना देना है, आप इस गांव में कब से आई। तो ये तमाम सवाल जब पुलिस वाले पूछते हैं तो शुरुआत में अब गीता जवाब तो दे रही, लेकिन उसके बोलने का अंदाज, उसके बताने का तरीका, उसका लहजा और लहजे में लड़खड़ाहट, ये तमाम चीज़ें जब पुलिस वाले देखते हैं तो उन्हें भी लग गया कि ज़रूर ये महिला कुछ जानती है। इसके बाद फिर पुलिस वालों ने शक्ति बरतनी शुरू की, उसके बाद कायदे से पूछताछ की। तब जाके ये महिला टूटती है और टूटने के बाद रोने लगती है और कहती है कि साहब, मैं मारना तो नहीं चाहती थी लेकिन मेरी बहुत बड़ी मजबूरी थी और इस वजह से ही मैंने मारा है। पुलिस वालों ने जब ये बात सुनी, फ़ौरन उस महिला को बैठाया और कहा कि आप इत्मीनान से बताइए, अगर आप गलत नहीं या फिर आपने मजबूरी में किया तो हम लोग पूरा आपका सपोर्ट करेंगे, लेकिन अब कानून है तो इंसाफ तो होगा। तब जाके जब महिला को भरोसे में लिया गया, तब महिला ने अपनी पूरी कहानी बताई और कहा कि मैं कहीं और की रहने वाली थी, और बात लगभग साल 2019 के आसपास की है। दरअसल साल 2019 में जो मेडी लाल था, किसी जगह पे काम करने गया था। काम करने के दौरान उसकी मुलाकात गीता से हो जाती है। गीता से बातचीत हुई। बातचीत के दौरान गीता ने फिर बताया कि मेरा पति
अब उस हिसाब से है नहीं। मेरी एक बेटी भी है, मेरा पति मेरी जिम्मेदारी नहीं ले सकता, मैं बहुत परेशान रहती हूँ। इन्हीं सब बातों को लेके कहीं ना कहीं मेरीलाल भी उससे सिंपैथी रखने लगा। गीता भी मेरीलाल की तरफ आकर्षित होने लगी। इसके बाद दोनों के बीच नज़दीकियाँ हुई। नज़दीकी बढ़ने के बाद फिर दोनों एक दूसरे के साथ लिव इन में रहने लगे। अच्छा, वहाँ पे लिव इन में रहने लगे, ये तो ठीक था, लेकिन थोड़े टाइम बाद मेरीलाल का काम खत्म हुआ, कोरोना आ गया। कोरोना आने के बाद फिर मेरीलाल वापस लौटने लगा। अब वापस उस महिला को छोड़ के कैसे लौटे? तो फिर मेरीलाल कहता है कि काम करो, तुम मेरे साथ मेरे गाँव चलो। इसके बाद मेरीलाल गीता को लेके गाँव में आता तो है, लेकिन गाँव में आने के बाद ना तो मेरीलाल को अब कोई स्वीकार रहा, ना ही गीता को। इधर परिवार वाले भी खड़े हो गए कि अगर गीता रहेगी तो हम लोग घर छोड़ जाएंगे। मेरीलाल बचरज में अब क्या करे, लेकिन उसकी कुछ ज़मीन गांव के कॉर्नर पे थी, वहीं पे उसने गीता के लिए एक झोपड़ी बनाई और कहा कि तुम यहीं रहो। अब गीता और उसकी 14 साल की बेटी रोशनी दोनों वहाँ पे रहने लगे। मेरीलाल का जब मन करता तब मिलने आता, एक तरह से अलग अलग घर में, अब लिव इन में ही रह रहे हैं दोनों। वक्त गुजरता रहा, धीरे धीरे साल दर साल गुजरते रहे। अब गीता को भी गाँव वाले लगभग पहचानने लगे। कुछ दिनों तक लोगों के मन में गुस्सा था, लेकिन धीरे धीरे सब गीता से भी बातचीत करने लगे। लेकिन इधर जब वक्त गुजर रहा था और समय धीरे धीरे बढ़ रहा था, साल 2019 बीता, 20 बीता, 21 बीता, 22 बीता। इधर जो बेटी रोशनी थी वो बड़ी हो गई। आई थी तब 14 साल की, अब 19 साल की। 19 साल की होने के बाद फिर वो पढ़ाई लिखाई तमाम चीज़ें भी करने लगी। हाई स्कूल में पहुँच गई, इंटर पहुँच गई। तो इसी दौरान फिर जब पढ़ने जाती, घूमने जाती, तो ऐसे ही घूमने और पढ़ने के दौरान जो मेरीलाल था उसकी नज़र उस पर पड़ती है। हालांकि पहले भी पढ़ती थी, लेकिन उस हिसाब से वो देखता नहीं था। अब जब देखता है, देखने के बाद अब उसके दिमाग में तरह तरह के ख्याल कि ये लड़की भी बड़ी हो गई, तो कहीं ना कहीं फिर वो अपनी ही गर्लफ्रेंड या फिर अपनी ही प्रेमिका की बेटी पे भी अब कोशिश करने लगा। लगातार कभी उसका हाथ पकड़ता, कभी उस पर कमेंट करता, कभी ऑफ़र देता, कभी लालच देता, कहता कि तुम मुझसे बात करो, मेरे साथ संबंध बनाओ, ये तमाम चीज़ें। अब ये चीज़ जब वो लड़की रोशनी सुनती है तो एक तरफ से रोने लगती है। रोने के बाद सारा वाक़या अपनी माँ को बताती है। माँ इसको समझाती है, रोकती है, लेकिन ये नहीं मानता। लगातार महीनों से उस लड़की को ये छेड़ता रहा, लगातार परेशान करता रहा, और अंत में जब पानी सर से ऊपर गुजर गया और लगा इन लोगों को कि शायद अब रोशनी की ज़िंदगी ये नरक ही बना देगा, तब इन लोगों ने प्लान किया कि अब इसको मार ही देते हैं। तो मारे कैसे, उसके लिए भी तरीका सोचना था। तो सबसे पहले फिर इन्होंने लालच दिया और 20 तारीख की रात को कहा कि तुम आ जाओ और रोशनी से तुम्हारा मैं रिलेशन करवा देती हूँ, यानी एक तरह से संबंध बनवा दूंगी। अब ये चीज़ जैसे ही वो सुनता है तो उसकी खुशियों का ठिकाना नहीं। जिस लड़की के पीछे लगातार पड़ा था वो फाइनली हाँ कर चुकी थी। भागा भागा पहुँचता है झोपड़ी के अंदर, और जैसे ही पहुँचता है फ़ौरन रोशनी और उसकी माँ गीता इस मेरीलाल के ऊपर हमला कर देते हैं। डंडे से, लाठियों से इसको पीटते हैं। पीटने के दौरान वो गिरता है, गिरने के बाद उसके सीने पे लगातार डंडे से वार करते हैं। तब तक करते हैं जब तक उसकी पसली नहीं टूट जाती। इसके बाद एक चुनरी से उसका गला दबाते हैं, गला दबा के उसका कत्ल करते हैं। और जब यकीन हो जाता है कि अब मेरीलाल मर चुका है तो बिस्तर में फिर उसकी लाश को लपेटते हैं, और लपेटने के बाद उसी झाड़ी में ले जाके फेंक देते हैं। फेंकने के बाद फिर अपने घर आते हैं और अगले दिन से सामान्य ज़िंदगी जीने लगते हैं। अब ये तमाम कहानी जब माँ सुनाती है, उसके बाद रोशनी को गिरफ्तार किया जाता है। रोशनी की आंखों में आंसू थे, क्योंकि शायद उस मासूम की कोई गलती नहीं थी। रिलेशन उसकी माँ का उस आदमी से था, लेकिन वो आदमी इस लड़की को भी अपना शिकार बनाना चाह रहा था। तो कहीं ना कहीं ये कहानी जब पुलिस वाले सुनते हैं तो वो भी थोड़ा सा दुखी होते हैं। और वहाँ के जो एसपी साहब हैं आलोक प्रियदर्शी, मेरा बड़ा अच्छा उनसे संबंध भी रहा है, किसी मामले में एक बार बहस भी हो गई थी। तो उन्होंने जब इस केस का खुलासा किया और फिर बताया तो कहीं ना कहीं वो भी थोड़ा सा दुखी और स्तब्ध लग रहे थे, और कहीं ना कहीं शायद आप भी होंगे इस घटना को सुनने के बाद। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। अब आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिएगा, खुश रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने देश का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।